हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टॉप में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल, रेगुलर या फिर एनसीयूएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और उनकी बुक या फिर सब्जेक्ट आप कह सकते हो वो है यूपीटी मतलब अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। उसकी यूनिट 3 के सेकंड पार्ट तक हमने बात कर ली थी, लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि थर्ड पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज इस वीडियो के थ्रू आपका जो यूनिट 3 का जो अपना उदारवाद वाला कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इससे पहले मैं ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट का जो पार्ट सेकंड है वहाँ तक वीडियो बना चुका। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने ना जो यूनिट 3 है उसमें हमने पहले बेस में जाना था कि राजनीतिक सिद्धांत की परंपरा है, ठीक है, जो कि 4 है: उदारवाद, मार्क्सवाद, अराजकतावाद और रूढ़िवाद। तो इस वीडियो के थ्रू जो अपना उदारवाद वाला कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट में भी जाना था और थर्ड पार्ट में भी जानेंगे और ये अपना लास्ट पार्ट होगा उदारवाद का। फिर मार्क्सवाद वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फिर अराजकतावाद वाला है और देन उसके बाद है अपना रूढ़िवाद, ठीक है। तो उदारवाद के बारे में भी हमने जाना था। उदारवाद का जो सिंपल मतलब होता है कि लोगों को क्या मिलनी चाहिए, पूरी की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है, जिसका मतलब कि लैटिन भाषा से ये निकल कर आया था। और साथ ही साथ राज्य की भूमिका भी हमने जानी थी। और उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। इन्होंने बेशक दूसरी परिभाषा दी थी क्योंकि सबसे पहले हॉब्स ने दी थी और उसके बाद जॉन लॉक ने दी थी, लेकिन हॉब्स ने जो बताई थी उदारवाद की परिभाषा वो थोड़ी मतलब गलत सिद्ध हुई थी, उनको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। और जॉन लॉक ने जो दूसरी परिभाषा दी थी, ठीक है, उसको सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया। तो जिसकी वजह से जॉन लॉक को उदारवाद का जनक या फिर पिता कहा जाता है, ठीक है। अब उदारवाद से पहले वाला समय भी हमने जाना था कि राजा हुआ करते थे और राजा के साथ जिनका अच्छे संबंध होते थे उनको बोला जाता था कुलीन वर्ग, मतलब जो जमींदार वगैरह होते थे, बिचौलिया, उनके बारे में हमने जाना था। बिचौलिए जो होते थे मतलब मध्यस्थता जिसको कहते हैं या कुलीन वर्ग, वो राजा के बहुत ज़्यादा करीब होते थे और वो किसानों से मतलब आम जनता का शोषण करते थे, ठीक है, क्योंकि राजा उनको एक समय देता था कि इतने समय मतलब इस समय पर मेरे को कर ला कर दो, चाहे वो जनता से लाओ, किसान से लाओ, लेकिन मेरे को कर चाहिए इस समय पर। अगर जमींदार ऐसा नहीं कर पाते थे तो जमींदारों की जो जमींदारी वाली जो जिम्मेवारी है ना वो उनसे छीन ली जाती थी और उसकी जगह किसी दूसरे जमींदार को नियुक्त किया जाता था। तो जमींदार ना अपनी जो गद्दी है उसको बचाए रखने के लिए, ताकि वो जमींदार बने रहे, उसको बचाए रखने के लिए किसानों का शोषण करते थे और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूलते थे, ठीक है। तो ये हमने जाना था। फिर धीरे धीरे ना उस समय लोगों में बस लोगों का काम ये होता था कि राजा जो कहेगा वो मानेंगे, मतलब किसी को स्वतंत्रता नहीं है, सबको ना राजा के अंडर में ही काम करना है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मानसिक विकास होता गया, लोगों की बुद्धि का विकास हुआ। तो लोगों ने ना राजा के खिलाफ क्या कर दिया, आंदोलन भी शुरू किए, ठीक है। तो आंदोलन ही आंदोलन चलाए थे लोगों ने और उसके बाद ना लोग क्या हो गए थे, पुनः जागृत हो गए थे, मतलब लोग ना अवेयर हो गए कि हमें अब राजा की बात नहीं माननी, अब हमें क्या करना है, आज़ादी चाहिए। अब हम अपना खुद मतलब कायदे कानून तो बनाएंगे लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, अपनी रक्षा खुद करेंगे, ठीक है। राजा अगर गलत कार्य करेगा तो हम उसका साथ नहीं देंगे, उसके खिलाफ आंदोलन चला देंगे और उसको सत्ता से हटा देंगे। फिर दूसरे व्यक्ति को चुनेंगे जो हमारे लिए सही प्रकार के कानून बनाए। तो जनता ने इस प्रकार से ना अपनी बुद्धि का विकास किया, ठीक है, और आंदोलन ही आंदोलन चलाए। फिर जाके उदारवाद का कॉन्सेप्ट है वो निकल कर आया था, ठीक है। फिर उदारवाद के ये जो बातें थी ना हमने ये जानी थी पिछली वीडियो में पार्ट सेकंड में। और उदारवाद के विभिन्न विचारक, उनमें से पहले थे जॉन लॉक, दूसरा हमने लॉस्की के बारे में जाना था, तो ये जाने थे। तो उसके बाद दो जो थे ना हमने, जॉन लॉक और लॉस्की, इसकी जो डेफिनेशन है उदारवाद के जो परिभाषा दी थी इन्होंने, जॉन लॉक ने और लॉस्की ने, इनके बारे में हमने जान ली थी। अब इसके बाद थर्ड जो है अपना वो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे। तो थर्ड जो डेफिनेशन देने वाले थे वो थे थॉमस हॉब्स, ठीक है। थॉमस हॉब्स के अनुसार उदारवाद की परिभाषा क्या थी, मतलब ये उदारवाद के बारे में क्या सोचते थे, तो देखते हैं। इनके अनुसार राजनीतिक चिंतन का केंद्र व्यक्ति है, मतलब पॉलिटिक्स के अंदर ना पूरा का पूरा सेंटर किसको जाता है, व्यक्ति को जाता है। उसने राजनीतिक विज्ञान मतलब पॉलिटिकल साइंस और मानव प्रकृति के विश्लेषण पर ज़्यादा जोर दिया है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस और मानव की जो प्रकृति है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया है किसने, थॉमस हॉब्स ने।
फोर्थ वाली जो डेफिनेशन है वो J.S. मिल ने दी थी। इनका पूरा नाम अगर बताएं तो पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, J.S. मिल का पूरा नाम क्या है? जॉन स्टुअर्ट मिल है। इनके अनुसार राज्य के कल्याण पर ध्यान देकर उदारवाद का समर्थन पर बल देना है। मतलब अगर उदारवाद का साथ देना है तो राज्य का कल्याण करना जरूरी है। जो व्यक्ति राज्य का कल्याण पे ध्यान देगा तो उदारवाद के साथ होगा। ठीक है, तो एक तरीके से ना राज्य के कल्याण पे ध्यान देना है, मतलब अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सत्ता में नहीं जाना, राज्य के कल्याण के लिए जाना है। ठीक है, क्योंकि अगर राजा जो है या शासक अपने स्वार्थ की पूर्ति पर ध्यान देगा तो इससे क्या हो सकता है कि अधिकार, मतलब जो जनता को अधिकार मिले उसका हनन भी हो सकता है, उसको नुकसान भी पहुंच सकता है। लेकिन अगर शासक या राजा राज्य के कल्याण पर या समाज के कल्याण पर अगर ध्यान देगा तो उदारवाद मतलब कि लोगों की स्वतंत्रता, लोगों को जो अधिकार है उसका भी प्रोटेक्ट हो, मतलब वो भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे, मतलब उनको भी संरक्षण मिलेगा और साथ ही साथ लोगों के अधिकारों को भी कुछ नहीं होगा, लोगों की स्वतंत्रता भी बनी रहेगी। ठीक है, तो J.S. मिल जो है ना राज्य के कल्याण पर ध्यान देकर उदारवाद का समर्थन करते हैं। तो ये 4 डेफिनेशन है जो आपकी मेन है। वैसे उदारवाद की बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन हमें एग्ज़ाम के लिए तैयार करनी है तो उदारवाद का अगर कॉन्सेप्ट आता है, कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो उदारवाद की परिभाषा आपको लिखनी ज़रूरी है। ठीक है, अब एक और बात हम जान लेते हैं। देखो ये कुछ परिभाषाएं थी। ठीक है, हमने उदारवाद जब नहीं था उससे पहले के बारे में भी जाना था कि सामंतवाद हुआ करता था, सामंत काल जिसको हम कहते हैं। अब बात करेंगे उदारवाद के बाद की बात। ठीक है, मतलब उदारवाद का जैसे कि विकास हो चुका था। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उदारवाद के विकास से पहले, मतलब उदारवाद जब नहीं हुआ करता था तो उससे पहले सामंतवाद था, फिर लोगों ने कैसे उदारवाद का जन्म किया। ठीक है, उसके बारे में हमने जाना था। तो इस पार्ट में हम जानेंगे ना कि उदारवाद के बाद क्या हुआ। ठीक है, समाज के अंदर या देश के अंदर कौन से बदलाव आए वो देखते हैं। औद्योगिक प्रगति, मतलब उद्योगों का विकास होना शुरू हो गया था जब उदारवाद की विचारधारा जन्म ले चुकी थी, लोगों का मानसिक विकास हो चुका था उसके बाद। ठीक है, उदारवाद की विचारधारा से लोगों का मानसिक विकास हुआ, ये तो हमने पहले ही जान लिया था। क्योंकि उदारवाद जो है ना सिंपल विवेक जो पूर्ण व्यक्ति है ना जिसके अंदर बुद्धि है उसको जाता है। तो उदारवाद की विचारधारा से लोगों का मानसिक विकास हुआ तथा देश की अर्थव्यवस्था जो कृषि पर निर्भर हुआ करती थी, लोगों के मानसिक विकास होने पर उद्योगों की प्रगति हुई। मतलब पहले ना लोग खेती करते थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भारत के अंदर ना जितने भी इनकम के सोर्स है वो ज़्यादातर कृषि से ही जाते थे। ठीक है, लोगों के पास बस एक ही जरिया था आय कमाने का या आय अर्जित करने का, वो था कृषि। सारे के सारे लोग कृषि पर निर्भर रहते थे। लेकिन कृषि से बहुत ज़्यादा, मतलब लोग ना कृषि करते थे तो कभी कभार उनकी इनकम नहीं बन पाती थी। जैसे कि क्या होते थे, कुछ लोग ना बारिश पर निर्भर रहते थे कि बारिश होगी तभी हमारी जो कृषि है या खेत है उसको सिंचाई हो पाएगी। लेकिन बारिश नहीं होती थी तो खेत सूखे पड़ जाते थे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और कृषि से क्या होता था, साथ ही साथ ना जब लोग कृषि करते थे तो बहुत सारे मजदूर हुआ, मतलब रोज़गार ना सबको प्रदान था। क्योंकि बहुत सारे ना खेती करने के लिए क्या चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, तो बहुत सारे मजदूर हुआ करते थे, समय भी ज़्यादा लगता था उसमें। ठीक है, पहले के समय कृषि करते थे लोग। ठीक है, आय कमाने का केवल एक ही साधन था, वो थी कृषि। दूसरी बात करें, कृषि करने के लिए लोग कभी कभार मानसून पर निर्भर रहते थे, मतलब बारिश पर निर्भर रहते थे सिंचाई करने के लिए। तीसरी बात क्या थी, लोगों को ज़्यादातर क्या रोज़गार प्राप्त था, क्योंकि सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं। तो सभी कृषि करने के लिए ना बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, तो सभी लोगों को ज़्यादातर रोज़गार प्राप्त था, सभी कृषि करते थे। और अगली बात करें कि लोगों को ना कृषि नहीं करनी, अब कृषि करने के लिए ना उनके पास एक तकनीक आ गई, वो थे उद्योग। ठीक है, जहाँ पहले कृषि करने के लिए 10 या 20 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी या 100 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, अब उद्योगों के आने से ना केवल एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। मतलब उद्योगों के आने से बहुत ज़्यादा विकास भी हुआ है, भारत का ही विकास हुआ है, या जिन जिन देशों में उद्योग आए उनका तो विकास हुआ। लेकिन साथ ही साथ नुकसान ये हुआ कि लोगों की नौकरियां छिन गई। पहले लोग जो थे सबको रोज़गार मिल रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, उद्योग आ गए जहाँ पे 100 लोग काम करते थे। अब एक उद्योग से ना पूरे खेती की सिंचाई वगैरह जितनी भी चीज़ें वो की जा सकती है। यही चीज़ है ना, हम औद्योगिक प्रगति जो है ना, औद्योगिक प्रगति, उसमें जानेंगे उद्योग के विकास से क्या हुआ। उदारवाद की विचारधारा से लोगों का मानसिक विकास हुआ, ये हमने जान लिया, तथा देश की अर्थव्यवस्था जो कृषि पर निर्भर थी, लोगों के मानसिक विकास होने पर उद्योगों की प्रगति हुई। ठीक है, उद्योगों का विकास हुआ, सिंपल ये कह सकते हो। तथा देश की अर्थव्यवस्था तेज़ी से सुधरी। अर्थव्यवस्था तो सुधर गई, लेकिन बहुत से लोग ना बेरोजगार भी हो गए। ये पॉजिटिव पॉइंट है जो हम पढ़ रहे हैं
लेकिन मैं आपको नेगेटिविटी जो है ना, नेगेटिव पॉइंट वो भी बता के चल रहा हूँ। ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था तेज़ी से सुधरी, उद्योगों से कई मशीन, इंजन आदि तकनीकों का आविष्कार होना शुरू हुआ। तो कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे हमारे को फ़ायदा होता है, साथ ही साथ नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर फ़ायदे ही हैं। तो इनका आविष्कार होना शुरू हो गया था जब उद्योग की प्रगति हुई थी, उद्योगों का विकास हुआ था। ठीक है, ऐसा कब हुआ उद्योग का विकास? जब उदारवाद की विचारधारा आ चुकी थी। अब बात करते हैं मध्यम वर्ग की। मध्यम वर्ग ना वह वर्ग है, मतलब मिडिल क्लास कह सकता है। मध्यम वर्ग वह वर्ग है जो ना तो ज़्यादा अमीर है और ना ज़्यादा गरीब होते हैं। ठीक है, तो मध्यम वर्ग के उदय से सामंतवाद की व्यवस्था का समापन हो गया था। मतलब सामंतवाद, देखो मध्यम वर्ग ना, सिंपल बात ये कह सकते हो कि सामंतवाद वाला जो समय था तो उसमें सबसे पहले राजा हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता रखा है, देखो सामंतवाद में राजा सबसे बड़ा है जिसके पास मतलब सब कुछ है, और ये क्या करता था, कुछ लोगों को नियुक्त करता था जिनको बोला जाता है सामंत। राजा क्या करता था, कुछ लोगों को नियुक्त जिनको बोला जाता है सामंत। और ज़्यादातर ये क्या होते थे, लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, मतलब जमींदार हुआ करते थे। और जमींदार क्या करते थे, आम जनता से कर वसूल कर राजा को देते थे। और जमींदार दूसरा काम भी ये करते थे कि जनता का शोषण भी करते थे। ठीक है, ज़्यादा कर वसूलते थे उनके साथ, बेशक उनके पास हो ना हो, लेकिन ये जमींदार क्या करते थे, उनसे कर वसूलते थे। तो राजा ने जमींदारों को नियुक्त करा। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे जैसे लोगों की मतलब लोगों का मानसिक विकास हुआ तो सामंतवाद या सामंतवाद की जो व्यवस्था वो हट गई। अब मध्यम वर्ग का उदय आ गया। मध्यम वर्ग के उदय से जमींदार वाले जो जमींदार जो थे ना वो ख़त्म हो गए, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया। अब जमींदारों की जगह किसने ले ली, मध्यम वर्ग ने ले ली, क्योंकि उदारवाद का विकास हो रहा है। ठीक है, उदारवाद के विकास में ना जमींदार का नामो निशान मिट चुका था। कुछ जमींदार होंगे जो रह गए थे, लेकिन ज़्यादातर जो जमींदार थे वो हट गए। फिर क्या हुआ, मध्यम वर्ग के उदय से, देखो पहले जमींदार का संबंध राजा से अच्छा हुआ करता था, या राजा का ज़्यादातर अच्छे संबंध किसके साथ थे, जमींदारों के साथ। लेकिन मध्यम वर्ग के उदय से राजा ने किसके साथ ज़्यादा अच्छे संबंध बना लिए, मध्यम वर्ग के साथ। और मध्यम वर्ग में ज़्यादातर लोग व्यापारी थे। ठीक है, मतलब एक देश के अंदर जो भी कुछ, जैसे भारत है, भारत के अंदर जितना भी सामान होगा ना उसको बेचकर मतलब दूसरे देशों में बेचना है, जिससे हमारी भारत की अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा और व्यापारी वर्ग जो है उनका भी विकास होगा। तो राजा ने ना कुलीन वर्ग कह रहे हैं, मध्यम वर्ग के साथ जो व्यापारी हुआ करते थे उनके साथ क्या बनाए, अच्छे संबंध बनाए। फिर आम जनता आती थी। ठीक है, पहले राजा, मध्यम वर्ग, फिर आम जनता। और सामंतवाद में राजा, सामंत मतलब जमींदार, और फिर आम जनता आती थी। मतलब तीनों में देखना राजा सबसे आगे है और जनता सबसे पीछे, बस बीच वाली चीज़ चेंज हो गई है। सामंतवाद के काल में जमींदार हुआ करते थे, मध्यम वर्ग में व्यापारी या फिर मध्यम वर्ग आते बीच में। जो अभी हमने पॉइंट जाने ना, जो हमने पिछली क्लास में भी देखे थे, मतलब पिछले पार्ट में भी देखे थे, तो वही चीज़ मैं आपको एक बार 5 पॉइंट में बता देता हूँ। उदारवाद का विकास, सामंतवाद का काल था जिसमें जमींदार हुआ करते थे, जनता का शोषण करते थे और राजा को कर देते थे जाकर। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इससे मतलब सामंतवाद के काल में ना लोगों को लूटा जाता था। ठीक है, लोगों से मतलब वादे किए जाते थे, लेकिन झूठे वादे किए जाते थे। दूसरी बार पुनर्जागरण काल, लोग क्या हो गए, अवेयर हो गए, जाग गए कि अब हमें क्या करना है, राजा जो भी कानून बनाएगा अगर वो हमारे हित में है तो हम राजा का सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर हमारे भले के लिए नहीं है या हमारे हित में नहीं है, जिससे हमारे किसी न किसी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो हम राजा के विरुद्ध क्या चलाएंगे, थर्ड पार्टी लिखा हुआ है आंदोलन, या आंदोलन चलाएंगे, मतलब राजा के विरुद्ध हम आंदोलन चला देंगे। तो लोगों की बुद्धि का विकास हो रहा था। अब लोगों ने आंदोलन चलाए, फिर राजा को हटाया, जो गलत काम कर रहे थे राजा उनको हटाया, जो सही करेगा उसको चुन लिया। फिर लोगों ने धीरे धीरे मानसिक विकास होता गया, तो लोगों ने औद्योगिक पद्धति, उद्योगों का विकास करना शुरू कर दिया। ठीक है, उद्योगों के विकास से क्या हुआ, जो लोग कृषि पर निर्भर थे अब उद्योगों पर भी निर्भर हो गए, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था जो थी ना उनके देश की, हम भारत की बात करेंगे तो भारत की लगा सकते हो, बाकी किसी भी कंट्री की लगा दो, तो कंट्री का क्या हुआ, उस कंट्री का विकास होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद कौन आया, मध्यम वर्ग का उदय। इन्होंने जमींदारों की जगह ले ली, बाकी ये वर्ग जो था वो पूरा का पूरा व्यापारी होता था। इसमें ज़्यादातर लोग क्या थे, व्यापारी थे। तो ये था उदारवाद का इस प्रकार से विकास हुआ। मध्यम वर्ग की हेल्प से भी उदारवाद का विकास हुआ है, क्योंकि मध्यम वर्ग में ना लोग क्या करते थे, एक देश के अंदर जो भी उत्पादन होता था, कोई भी चीज़ बनाई जाती थी या उत्पादित की जाती थी, उसको क्या करते थे, दूसरे देश में निर्यात करते थे, मतलब बेचते थे और कुछ चीज़ें खरीदते भी थे। तो उदारवाद का मतलब क्या होता है, सिंपली
ये होता है कि लिबर्टी चाहिए, मतलब आज़ादी चाहिए, और आज़ादी है इनको कि कोई भी सामान बनाकर दूसरे देश में बेच सकते हैं अगर कोई देश तुम्हारे से कोई चीज़ खरीदना चाहता है तो। अब देखो उदारवाद के उदय के कारण, ठीक है, उदारवाद का जब उदय हो गया तो उसके कारण क्या क्या हुआ। उदारवाद के उदय के कारण निम्नलिखित है। पहला है सामंतवादी व्यवस्था का उन्मूलन होना। उदारवाद का जन्म हुआ तो सबसे पहले कौन सी व्यवस्था खत्म हुई, सामंतवाद की अर्थव्यवस्था जो थी वो ख़त्म हो गई थी, उसका उन्मूलन हो गया, मतलब जमींदारों की प्रथा हट गई और उसकी जगह किसने ले ली, मध्यम वर्ग ने। उदारवाद के उदय के कारण सामंतवादी व्यवस्था का उन्मूलन हो गया। जहाँ पहले सामंतवाद में राजा के अच्छे संबंध कुलीन वर्ग या फिर जमींदार से होते थे, उदारवाद के कारण कुलीन वर्ग की जगह किसने ले ली, मध्यम वर्ग मतलब व्यापारियों ने ले ली, सिंपल। अब दूसरा आता है पूंजीवाद का उदय। उदारवाद में सारी चीज़ें क्या होती है, मतलब सभी चीज़ों के लिए लोग क्या है, आज़ाद है, ठीक है, हर चीज़ का मतलब हर कार्य करने के लिए उनको आज़ादी है, पूरी तरह से आज़ादी मिल गई उदारवाद में। पूंजीवाद जो है ना, उसकी जब अवधारणा का विकास हुआ था, पूंजीवादी विचारधारा का जब विकास हुआ था, तो मतलब उदारवाद की वजह से ना पूंजीवाद का भी उदय हुआ है, ये बात कह सकते हो कि उदारवाद के अंदर ना सारी चीज़ें क्या होती है, प्राइवेट होती है। मतलब ये वाली अर्थव्यवस्था किसने, मतलब पूंजीवादी व्यवस्था जो है किसने बनाई थी, इंग्लैंड ने अपनाई थी, ठीक है, और साथ ही साथ अमेरिका हो गया, उसने अपनाई थी। तो वही चीज़ है जो हम जानेंगे। उदारवाद के कारण पूंजीवादी व्यवस्था का उदय हुआ। उदारवाद में मध्यम वर्ग जो व्यापारी होते थे, वे देश में उत्पादित सामान को अन्य देशों में क्या करते थे, निर्यात मतलब बेचते थे। जैसे मैंने आपको बताया था मध्यम वर्ग का काम यही है, व्यापारी है वो। और इनमें सबसे आगे एक देश था ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन क्या करता था, ब्रिटेन का ना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देशों पर ना उस समय कब्जा था, बहुत सारे, मतलब कहते हैं ना कि 195 कंट्री है, ठीक है, जिसमें से ना अधिकतर देशों पर 100 से ज़्यादा देशों पर किसका कब्जा था, ब्रिटेन का। देखो ब्रिटेन जो है ना उसका दूसरा नाम है इंग्लैंड, ठीक है, ब्रिटेन को इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, तो ब्रिटेन और इंग्लैंड दोनों एक ही है। अब बात करते हैं कि ब्रिटेन जो है सबसे ज़्यादा विकसित कैसे हुआ था। तो सिंपल सी बात ये है कि मध्यम वर्ग जो है ना वो व्यापारी वर्ग, तो ब्रिटेन ना क्या करता था कि मध्यम वर्ग भारत मतलब हर जगह मौजूद था, लेकिन साथ ही साथ ना ब्रिटेन का काम ये था, ब्रिटेन ने ना बहुत सारे देशों को क्या बना रखा था, गुलाम बना रखा था। और उन्हीं देशों को मतलब जिनको इसने गुलाम बना रखा है, ठीक है, उन देशों से क्या करता था, एक कच्चा माल लेकर अपनी जो मशीनें वगैरह होती थी उनको ना मतलब पक्के माल में बदलता था, ठीक है। रॉ मटेरियल जो होता है ना, कच्चे माल के लिए ना ये देशों को क्या बनाता था, गुलाम बनाता था। जैसे कि भारत भी गुलाम हुआ था, भारत से कच्चा माल ले जाकर ये ब्रिटेन में क्या करते थे, उसको तैयार करते थे, फिर वापस भारत में बेचते थे। तो व्यापार करने का ना सही सौदा इसने तैयार किया था, ब्रिटेन ने और इंग्लैंड ने, मतलब दोनों का मतलब एक ही है। तो ब्रिटेन या फिर बड़े बड़े जो देश है जिनको हम विकसित देश या डेवलप जो कंट्री है ना जो अपना डेवलपमेंट कर चुकी हैं, उनमें सबसे पहले आता है ब्रिटेन, और मतलब ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड। तो इन्होंने क्या करा था कि अधिकतर देशों को गुलाम इसलिए बनाया था ताकि उनसे कच्चा माल क्या कर सके, हथिया सके, और उसके बाद उसी कच्चे माल को मशीनों के द्वारा तैयार माल में बदलकर वापस उसी कंट्री में बेचकर प्रॉफिट कमा सके। तो ये था, तो मध्यम वर्ग जो था उसका भी विकास इसी तरह से हुआ था। और पूंजीवाद जो है ना, पूंजीवाद की अवधारणा का भी विकास हुआ। पूंजीवाद की अवधारणा तब विकसित होती है जब सारी की सारी चीज़ें क्या हो, उस देश में प्राइवेट हो, ठीक है, प्राइवेट मतलब कि कोई उस सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। अब देखो ये तो था पूंजीवाद का उदय। अब इसके बाद अपनी बात आती है जो निकल के आता है उदारवाद की मुख्य विशेषताएं। उदारवाद की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो देखो उदारवाद मानव की स्वतंत्रता पर बल देता है, मतलब ह्यूमन की जो फ्रीडम है, लिबर्टी है, उस पर क्या करता है, ये फोर्स करता है उदारवाद। सिंपल, उदारवाद का मतलब ही स्वतंत्रता होती है। दूसरी बात, उदारवादी विचारक मतलब ऐसे लोग जो उदारवाद के बारे में सोचते हैं या सोच रखते हैं, प्राकृतिक अधिकारों पर बल देते हैं, ठीक है, प्राकृतिक अधिकारों पर विश्वास रखते हैं। मतलब प्राकृतिक अधिकार 3 ही है, संपत्ति का अधिकार हो गया, जीवन जीने का अधिकार हो गया, और स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो ये 3 प्राकृतिक अधिकार हैं, तो इन पे विश्वास रखते हैं कौन, उदारवादी विचारक। उदारवादी ऐसी परंपराओं का या फिर ऐतिहासिक तथ्यों का विरोध करते हैं जो विवेकपूर्ण नहीं है, मतलब जो बुद्धि से नहीं बनाए गए ना, ऐसी बातें जो बुद्धि वाली मतलब मानसिक विकास नहीं करती, या ऐसी परंपरा है तो उन पे विश्वास नहीं करते या उनका विरोध भी करते हैं। और इसमें बताया गया कि उदारवाद धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण का समर्थन करता है, किसी भी धर्म का पक्ष नहीं करते हैं, ठीक है। और 5वीं बात बताइए कि उदारवाद लोकतांत्रिकरण
लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन करते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक जो अपनी सिस्टम है ना उसका क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। लोगों के कल्याणवादी राज्य की व्यवस्था का समर्थन करते हैं। राज्य मतलब सरकार ऐसी ना हो कि लोगों का कल्याण, मतलब सरकार ऐसी ना हो कि अपने स्वार्थ की पूर्ति पे ध्यान दे, स्वार्थ की पूर्ति करती रहे। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो राज्य का क्या करे, कल्याण करेगी या राज्य की व्यवस्था का साथ दे, ऐसी होनी चाहिए सरकार। ये उदारवादी लोगों की अवधारणाएं या सोच है या विशेषताएँ हैं। तो ये अपनी जो उदारवाद की विशेषता है यहाँ तक खत्म हो चुका है। अभी उदारवाद के जो भाग है ना वो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि उदारवाद के भाग कौन कौन से हैं। देन उसके बाद अपना उदारवाद जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।